Now, last liability is bonds payable. यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी स्टॉक्स इशू करती है, इसी तरह से कंपनी बॉन्ड्स भी इशू करती है. Bonds is a form of, you can say, it's a large loan which is divided into small transferable units. So एक लार्ज लोन को हम जब स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और जिस तरह से हम शेयर्स पब्लिक को सेल करते हैं, इसी तरह से हम ये छोटे छोटे जो लोन के यूनिट्स हैं जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, हम इसको पब्लिक में सेल करते हैं. यूजुअली बॉन्ड्स हम तब सेल करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज फाइनेंसिंग अमाउंट चाहिए होता है फॉर एनी प्रोजेक्ट. So जब आपको लार्ज फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट अमाउंट चाहिए फॉर एनी प्रोजेक्ट, दैट कंपनीज also goes for bonds issuing. वैसे तो स्टॉक्स भी इशू करते हैं, बट देन कंपनी बॉन्ड्स भी इशू करती है. यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं इनका मेच्योरिटी पीरियड 15 to 20 to 30 ईयर्स वेरी करता है. दे आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म एक्चुअली. देन बॉन्ड पे एक इंटरेस्ट भी चार्ज होता है. जो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है वो जो भी बॉन्ड्स परचेज करते हैं उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा उनको मिलता रहता है टिल दी बॉन्ड्स मैच्योर. जब बॉन्ड मैच्योर होता है तब तो जो भी बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी मिल जाती है पब्लिक को, जो भी बॉन्ड परचेज करता है. बट जब तक वो बॉन्ड उस परचेजर के पास रहता है तब तक उसे एक डेफिनेट इंटरेस्ट अमाउंट मिलता रहता है. जो इंटरेस्ट का अमाउंट कोटेड होता है जब बॉन्ड सेल करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कोटेड होता है वो परसेंटेज हमेशा परचेजर को मिलता रहता है. तभी हम कहते हैं कि बॉन्ड्स अक्सर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहलाती हैं. फिक्स्ड इनकम इसलिए कहलाती हैं क्योंकि जो भी रेट स्पेसिफाई किया है इंटरेस्ट का वो डेफिनेट इंटरेस्ट मिलता रहता है परचेजर को. एंड ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाते हैं, जब कंपनी वापस से बॉन्ड्स रिडीम करती है तो जो परचेजर होता है उसका उसका फेस अमाउंट मिल जाता है, जो भी फेस वैल्यू होती है. सो बॉन्ड्स आर यूजुअली कोटेड एट देयर फेस वैल्यू विच इज 1000. और जो बॉन्ड प्राइस हम कोट करते हैं दैट इज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. सो जब भी हम अगर देखें अ प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज 102, so that 102 is actually 102% of the face value. So yes, prices are quoted as a percentage of the face value. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 102 गिवन है कि the bond price is 102, so this 102 means 102% of the face value which is usually 1000. इसके अलावा ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं, लाइक सिक्योरिटीज होती हैं. जैसे आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, आप किसी को फ्यूचर में सेल कर सकते हैं. सिमिलरली बॉन्ड्स का भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है. यू बाय बॉन्ड्स एंड देन यू कैन सेल दी बॉन्ड्स टू एनीवन, सो दे आर ट्रांसफरेबल. अच्छा, यूजुअली होता क्या है जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो जो इसका चैनल होता है, किस तरह से ये बॉन्ड्स इशू होते हैं. कंपनीज बॉन्ड्स को जो सेल करती हैं, दे सेल थ्रू द हेल्प ऑफ एन अंडरराइटर. सो ये हमारी फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं जिसके थ्रू कंपनी बॉन्ड्स सेल करती है. एंड ये जो बॉन्ड सेल करने में हमारी हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज अंडरराइटर्स. सो होता क्या है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी नीड्स फाइनेंसिंग ऑफ फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए. अब कंपनी ने सोचा कि उस 1 मिलियन की फाइनेंसिंग के अगेंस्ट द कंपनी इज गोइंग टू इशू बॉन्ड्स, बट द कंपनी नीड्स दैट 1 मिलियन कैश इमीडिएटली. आप बॉन्ड सेल करेंगे, जब मार्केट में पब्लिक में आप आ रहे हैं बॉन्ड सेल करें, इट विल टेक टाइम. फॉरन तो नहीं सेल हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम. होता क्या है, फॉर दिस रीजन कंपनी गो थ्रू द चैनल ऑफ द अंडरराइटर. अंडरराइटर क्या करता है, जो अंडरराइटर फर्म्स होती हैं वो कंपनी से बॉन्ड्स ले लेते हैं एंड बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो भी पेमेंट होती है वो कंपनी को वो दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन था, ठीक है, 1 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए थी. 1 मिलियन के बॉन्ड्स कंपनी ने इशू किसको कर दिए, सेल किसको कर दिया, अंडरराइटर को. एंड अंडरराइटर ने 1 मिलियन दे दिया कंपनी को. अब अंडरराइटर क्या करेगा, अंडरराइटर चाहे तो वो
मार्केट में जो बॉन्ड्स हैं वो उनको एट अ हायर प्राइस सेल कर सकते हैं। 1 मिलियन की जगह अगर वो ज़्यादा पे कोट कर रहे हैं उसकी प्राइस को, बॉन्ड को, तो वो ज़्यादा पे उसको सेल कर सकते हैं। बट होता क्या है कि यूजुअली अंडर राइटर एश्योर करता है कंपनी को कि अंडर राइटर इज गोइंग टू सेल दिस बॉन्ड टू द पब्लिक, एंड जो भी इमीडिएट नीड है कैश की कंपनी को वो उसको पे कर देता है। इस तरह से कंपनी को कैश मिल जाता है एंड उसके बॉन्ड्स भी मार्केट में इशू हो जाते हैं। यूजुअली हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। जो अनसिक्योर्ड होते हैं वो यूजुअली हमारे डिबेंचर्स कहलाते हैं, और जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे मॉर्गेज बॉन्ड्स कहलाते हैं, मॉर्गेज बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई बीच में कोलेट्रल इन्वॉल्व होता है। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी से जैसे यूजुअली अगर आपने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट शयान मुनव्वर का बीच में एक ऐड आता था कि आप गोल्ड किसी बैंक का ऐड था कि आप गोल्ड प्लेज करवा के फौरन के फौरन आपको कैश मिल जाता है, और वो बस 1 घंटे की कहानी होती है। शैया मुनव्वर का वो ऐड था एक बैंक से रिलेटेड। सो उस ऐड में बेसिकली दिखाया गया था कि अगर आपकी कैश की इमीडिएट नीड है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैंक में आप अपना गोल्ड रखवाएंगे, बैंक फौरन उस गोल्ड की वैल्यूएशन करेगा और उस गोल्ड की वैल्यूएशन के अगेंस्ट बैंक आपको लोन इशू कर देगा। सो वो जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, हम प्लेज करवा रहे हैं गोल्ड को। प्लेज करवाने का मतलब क्या है, हम उस एसेट को बैंक को दे रहे हैं कि इन केस अगर हम लोन वापस करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, देन दैट प्लेज्ड गोल्ड विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ बैंक। बैंक उस गोल्ड को लेके जो भी हमसे उसको पैसे लेने थे वापस, जो लोन उसको हमने पे बैक करना था, वो उस लोन के बजाय उस गोल्ड को रख लेगा और जो भी उसकी पेमेंट बनती थी उसके थ्रू वो पेमेंट को कैश कर लेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड आप कहते हैं लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि बीच में अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है, उस कर्जे के अगेंस्ट आपने कोई ना कोई बीच में एसेट भी रखवाया है, प्लेज करवाया है कि अगर पार्टी देने में, लोन पे बैक करने में पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है, तो जो भी लेंडर था, लेंडर उस प्लेज एसेट को इनकैश कर सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलेट्रल। सो दो तरह के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड आर नोन एज मॉर्गेज बॉन्ड्स एंड द अनसिक्योर्ड आर नोन एज डिबेंचर्स। अच्छा, बॉन्ड्स हमारे जो है वो कॉलेबल भी होते हैं। कॉलेबल का मतलब ये होता है कि कंपनी कैन बाय बैक दोज बॉन्ड्स बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। सो उसकी मैच्योरिटी खत्म होने से पहले पहले भी कंपनी जो है वो बॉन्ड्स को बाय बैक कर सकती है वापस से परचेजर से। जब भी कॉलेबल बॉन्ड्स जो होते हैं, जब भी हम बॉन्ड्स को उसकी मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही कंपनी उसको बाय कर लेती है, परचेज कर लेती है, उसको जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है दैट प्राइस इज नोन एज कॉल प्राइस, एंड दिस कॉल प्राइस इज एक्चुअली ग्रेटर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। बिकॉज क्योंकि हम बॉन्ड होल्डर को जो है, जो परचेजर है, जो कि बॉन्ड होल्डर कहलाते हैं कॉमनली, उस बॉन्ड होल्डर को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना बॉन्ड हमें वापस से दे दे। सो लिहाजा हम उसको फेस वैल्यू से ज़्यादा पे परचेज करते हैं, और जब भी कॉलेबल बॉन्ड्स को आप जिस भी प्राइस पे परचेज करते हैं दैट प्राइस इज नोन एज कॉल प्राइस, कि आप उस बॉन्ड को कॉल कर रहे हैं। सो द प्राइस यू आर पेइंग अगेंस्ट दैट कॉलेबल बॉन्ड इज कॉल प्राइस। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि सिंस ये हमारी बहुत लॉन्ग टर्म एक एक बॉन्ड होल्डर की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड होल्डर के हिसाब से। सो होता क्या है कि कंपनी जिसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अक्सर अपना एक सिंकिंग फंड क्रिएट करती है। सिंकिंग फंड क्या होता है कि कंपनीज जो है, जो भी कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो भी बॉन्ड का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो भी फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड वापस करनी है बॉन्ड होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कंपनीज क्या करती हैं, कैश इस सिंकिंग फंड के अंदर डिपॉजिट करवाते रहते हैं ताकि एंड में जो भी पे बैक करना है बॉन्ड की फेस वैल्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो सिंकिंग फंड क्रिएट करती हैं कंपनीज एंड उसमें विद टाइम्स एट रेगुलर इंटरवल्स कैश डिपॉजिट करवाते रहते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दैट बॉन्ड आराम से सिंकिंग फंड से बॉन्ड होल्डर्स को अमाउंट चला जाए। सो ये यूजुअली सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं ताकि बॉन्ड को अट्रैक्टिव बना सके फॉर द इन्वेस्टर्स।
अच्छा, बॉन्ड का एक और फायदा ये होता है कि बॉन्ड हमें कंपनीज को टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। टैक्स बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करता है? हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड एक कंपनी को तभी मिलती है जब एक्सपेंसेस ज्यादा आपके शो होते हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा शो होंगे, जो भी आपका टैक्स परसेंटेज लगेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, आपका टैक्स एक्सपेंस कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जब एक्सपेंस ज्यादा होगा प्रॉफिट्स कम होंगे। जब प्रॉफिट पे आप टैक्स परसेंटेज लगाएंगे, कम प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली कम टैक्स का एक्सपेंस, कम टैक्स एक्सपेंस की वैल्यू होगी। सो इसी तरह से जब हम बॉन्ड्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स के अगेंस्ट दिस मैंने आपको क्या कहा कि आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट देना होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एंड साथ साथ आपके रेगुलर इंटरवल्स पे आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स जाती रहती हैं अगेंस्ट दैट बॉन्ड जो आपने लिया हुआ है। सो क्या होता है कि जो सिंस मैंने आपको पहले बताया है कि बॉन्ड हम तभी इशू करते हैं जब वी नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी साथ में बेयर होगा, करना देना होगा हमें। सो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आएगा। जब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आएंगे, जो भी आप टैक्स परसेंटेज अपनी अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली जो टैक्स एक्सपेंस की वैल्यू होगी वो कम आएगी। सो इस तरह से कंपनीज को टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड मिलती है। एंड ये हम टैक्स बेनिफिट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी देख चुके हैं, एंड हम डेप्रिसिएशन में भी देख चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये वर्बली एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जब आप बॉन्ड्स इशू करते हैं तो कौन कौन से बॉन्ड्स इशू हम जब करते हैं या थ्रू आउट जो भी बॉन्ड्स पेबल है उसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, हम किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इसमें। तो जो अकाउंटेबल इवेंट्स हैं फॉर द बॉन्ड्स पेबल वो हमारे 4 होते हैं। सबसे पहले जब आप बॉन्ड इशू करते हैं, सेकंड जब आप इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, थर्ड अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट अक्रू हो रही है तब, एंड लास्ट इज रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट मैच्योरिटी। रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि जो भी उस बॉन्ड की फेस वैल्यू थी वो आप पे बैक कर रहे हैं और बॉन्ड का टाइम खत्म हो चुका है। सो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है अंडर दीज इवेंट्स। Assume that on March 1, 2011, Wells Corporation issues 1 million of 12% 20-year bonds payable। सबसे पहले इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। कितना इसका मैच्योरिटी पीरियड है? 20 years। These bonds are dated March 1, 2011 and interest is computed from this date। ठीक है। Interest on the bond is payable semi-annually each September 1 and March 1। ठीक है। सो ये बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू इज 1 मिलियन, द इंटरेस्ट रेट इज 12%। बाय द वे इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हमने नोट्स टेबल में कैलकुलेट किया था। 20 इयर्स का ये बॉन्ड है, 20 इयर्स पे मैच्योर होगा। सो यानी जो हम ये जो फोर्थ वाला इवेंट है रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ये हम 20 इयर्स पे करेंगे। ठीक है। These bonds are dated ओके मार्च 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इंटरेस्ट जो हमने देना है वो हमने सेमी एनुअल देना है, साल में 2 बार देना है, ईच ऑन सितंबर 1 एंड मार्च 1। मार्च से सितंबर तक 6 मंथ्स, देन सितंबर से मार्च नेक्स्ट मार्च तक 6 मंथ्स। ओके। सो अब हम इसमें देखेंगे किस तरह से हम ये चारों इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओके। सो सबसे पहले मार्च 1 पे हमारी पहली ट्रांजैक्शन बनेगी जिसमें वी आर इशूइंग बॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो इवेंट है जो हम रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस इवेंट। तो सबसे पहले जो मेरी मार्च 1 2011 पे जो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी वो क्या होगी? मैंने इशू किया है 1 मिलियन का बॉन्ड। बॉन्ड इज अ लाइबिलिटी एंड दिस लाइबिलिटी इज बॉन्ड्स पेबल लाइबिलिटी। So इस bonds issue जो मैंने किया है which has created a liability for the company, the name of that liability is bonds payable। इसको इशू करते ही मैंने जनरेट क्या किया है? कैश जनरेट किया है। तो कंपनी में क्या आया है? कंपनी में आया है कैश, और ये कैश आया कैसे है? बाय इशूइंग बॉन्ड्स, एंड वी नो बॉन्ड्स आर अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी। So cash will be debited by 1 million
and bonds payable, which is liability, will be credited by 1 million. We all know liabilities are always credit when they are incurred or when they are raised. Second, अब हमें पता है बॉन्ड्स तो हमने इशू कर दिए, कैश मिल गया। ये बॉन्ड मैच्योर कब हो रहा है? 20 इयर्स बाद। यानी इस बॉन्ड जो हमने 1 मिलियन जो हमने रेज किया है, इस टोटल 1 मिलियन को हमने देना कब है? 20 इयर्स के एंड में। लेकिन मीनवाइल इन 20 इयर्स तक हम क्या देते रहेंगे इस बॉन्ड के अगेंस्ट? फिक्स्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस हम देते रहेंगे टू दी बॉन्ड होल्डर्स। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किस तरह से आप इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। सेम जो पहले हमारे पास फॉर्मूला था, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 million. Then we should know the interest percentage, which is 12%. Then आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड, सिंस ये सेमी एनुअल है यानी साल में 2 बार, so 6 months divided by 12. Let's see हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो हम पे कर रहे हैं अगेंस्ट दिस बॉन्ड। सो इट इज 60,000। अब अगर मैं देखूं मेरी पहली जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है वो कब जा रही है? ऑन सितंबर 1, मार्च से सितंबर 1 तक 6 महीने। सो मेरी यहाँ पे सितंबर 1 2011 पे जो मेरा पहला इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा है अगेंस्ट दिस बॉन्ड इज ऑफ 60,000। सो यहाँ पे बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस will be debited by 60,000 and cash will be credited by 60,000. We know जब भी एक्सपेंस हमारा इंकर होता है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। यहाँ पे मैंने सेकंड अपना इवेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है, विच इज सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। सो पहला था इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, मार्च 1 पे जब हमने बॉन्ड इशू किया और हमें उसके अगेंस्ट कैश मिल गया, लाइबिलिटी तब हमारी रेज हो गई। सेकेंड इज जब हमने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, 6 महीने बाद हमारी पहली इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, व्हेनेवर एक्सपेंस इनकर्स एक्सपेंस इज डेबिटेड। इस एक्सपेंस को हम पे कर रहे हैं, सो हमने इसके अगेंस्ट कैश दे दिया। अब अगर मैं देखूं मेरी नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब जानी है, एज पर दिस क्वेश्चन मार्च 1 पे जानी है। लेकिन मार्च 1 2011 का मार्च 1 नहीं होगा, अब किसका मार्च 1 होगा? 2012 का मार्च 1 होगा। लेकिन बीच में 2011 जो है मेरा वो दिसंबर 31 पे एंड हो रहा है। जब दिसंबर 30 पे मेरा 2011 का जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, वो एंड हो रही है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करना होगा। अगर मैं थर्ड इवेंट देखूं, मेरा थर्ड इवेंट क्या है? अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट पेबल। वैसे तो ये जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है ये कब जाना है? मार्च 1 2012 में जाना है। लेकिन सिंस मेरा फाइनेंशियल ईयर या मेरी ऑपरेटिंग साइकिल या मेरा जो भी अकाउंटिंग पीरियड है 1 साल का खत्म हो रहा है, सो जब भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, वी नो एंड में व्हाट डू वी डू इज वी मेक एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स किसके अगेंस्ट हम करते हैं? जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं या लाइबिलिटीज होती हैं, उनके अगेंस्ट हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। सो यहाँ पे जो हमें एडजस्टमेंट करनी है, किसकी करनी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करनी है। अब सितंबर 1 से लेके दिसंबर 30 तक मेरे कितने मंथ्स हो गए? सितंबर, अक्टूबर, सितंबर 1 से अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 से नवंबर 1, 2, नवंबर 1 से दिसंबर 1, 3 और दिसंबर 1 से दिसंबर 31 तक कितने हो जाएंगे? 4 मंथ्स। सो यानी यहाँ पे मुझे कितने मंथ्स के इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करना है? 4 मंथ्स के। सो अगेन अब 4 मंथ्स का मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है वो मुझे पहले मालूम करना होगा। किस तरह से हम मालूम करेंगे? ये सामने हमारे पास यहीं पे इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपल हम करेंगे क्या, इस 6 की जगह हम 4 लिख देंगे। अब हम देखेंगे हमारा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है जिसको हमें एडजस्ट करना है। इट विल बी 40,000, पहले 60 था, अब ये 40,000 हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट। हम एडजस्ट कब कर रहे हैं? दिसंबर 31 2011 पे। हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं? अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज, ये कौन सा एक्सपेंस है जो हो चुका है बट हमने पे नहीं किया? क्यों? क्योंकि पेमेंट कब करनी है इसकी? पेमेंट करनी है इसकी हमने
मार्च 2012 पे अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे। सो जो एक्सपेंस हमारा इनकर हो जाता है बट हमें पेमेंट बाद में करनी होती है, वो कौन सी एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस, जिसे आप अक्रूड लायबिलिटीज भी कहते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक्सपेंस कौन सा है? अगेन बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये मेरा एक्सपेंस है जो इनकर हो चुका है इन 4 महीनों का, बट इसको मैं पे अभी नहीं करी। पे मैंने कब करना है? पे मैंने करना है बाद में। सो जो बाद में चीज पे करनी होती है दैट इज अ लायबिलिटी, एंड दिस लायबिलिटी इज बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेबल। सो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एंड मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये बिल्कुल वही ट्रांजेक्शन है जो आपने अक्रूड एक्सपेंसेस में ऑलरेडी की हुई है। लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो अब अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे आपको ये भी एक बार हम शो कर दें कि किस तरह से March 1 पे जब अब हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की, तब क्या हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी। लेट्स डू इट। सो जब अब मेरे पास March 1 आ गया 2012, अब सितंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 4 महीनों का पहले ही मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुकी थी। अब जब मैं March 1 को पेमेंट करूंगी, March 1 को मैं कितने महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगी? जस्ट फॉर 2, व्हाई नॉट 6? इसलिए नहीं क्योंकि 4 मंथ्स को ऑलरेडी मैं प्रीवियसली कर चुकी हूँ। अब मैं डबल तो नहीं कर सकती, एक पे एक वापस तो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस करना है? दिसंबर 31 से लेके March 1 तक कितने होते हैं? 2 महीने। सो अब यहाँ पे जो मैं अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करूंगी दैट वुड बी फॉर 2 months from December 31st to March 1। अब December 31st से March 1 तक मेरा कितना इंटरेस्ट बनेगा? अगर अगेन आप वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, that would be 20,000। So now my bond interest expense will be 20,000, and अब since March 1 2012 है, यानी अब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस अपना पे करने लगी हूँ, जितना भी मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था। इस 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 20,000 और पिछले 4 महीने का कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस था? दैट वाज 40,000। और उसके अगेंस्ट इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ पे एक लाइबिलिटी शो की थी, बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल 40,000 एंड कैश आपका कितना जा रहा है? कैश जा रहा है 60,000। सो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमें पता है कि हमारी 2 बार ही पेमेंट होनी है, एक होनी है March 1, एक होनी है September 1। September 1 2011 हम पहले पे कर चुके थे, अब दूसरी पेमेंट कब जानी थी? March 1 2012। इस March 1 2012 से पहले हमारा 2001 का जो अकाउंटिंग पीरियड था वो क्लोज हो रहा था। उसको क्लोज करते हुए मुझे 4 महीने के इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करना था। मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट किया कि ये वो एक्सपेंसेस जो हो चुका है लेकिन पेमेंट इसकी बाद में जानी है। अब जब पेमेंट का टाइम आया है, पेमेंट का टाइम कब आया है? March 1 2012। किसकी पेमेंट? एक तो वो जो लाइबिलिटी हमने December 31 पे रिकॉर्ड की थी, एक तो उसकी पेमेंट जानी है, और एक जो December 31 से लेके March 1 तक 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है उसकी भी पेमेंट जानी है। तो सबसे पहले हम 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करेंगे जो हमने डेबिट कर दिया है। फिर उसके बाद वो लाइबिलिटी जो हम पे करने लगे हैं, हम उस लाइबिलिटी को शो करेंगे। लाइबिलिटी यहाँ पे डेबिट क्यों हमने की है? क्योंकि इस लाइबिलिटी को हम पे बैक कर रहे हैं। अगर आप देखें कैश हमने कितना दिया है? 60,000। इस कैश 60,000 में 40,000 की लाइबिलिटी थी एंड 20,000 का एक्सपेंस था, इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ पे थर्ड इवेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है। अब आ गया है टाइम रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट मैच्योरिटी। अच्छा, मैच्योरिटी तक इसका यही सिलसिला चलता रहेगा। हर साल सेमी एनुअल इस तरह से पेमेंट बनेगी, हर साल इसी तरह से एडजस्टमेंट होगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, और एंड में जाके अब ये होगा रिटायर। ओके, अब जब ये रिटायर होने लगा है, अब हम बनाते हैं रिटायरमेंट के इसकी ट्रांजेक्शन। अगर हम 20 ईयर्स का अंदाजा लगाएं तो ये March 1 2031 में जाके रिटायर हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम अब एंड की ट्रांजैक्शन बनाए March 1 2031, जब ये हमारा जो बॉन्ड था पूरा ये हमारा रिटायर हो रहा है,
इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से बनेगी, जो पहले आपने ट्रांजैक्शन बनाई थी मार्च 1 पे, एग्जैक्टली यही ट्रांजैक्शन बनेगी, लेकिन क्या होगी, रिवर्स में बनेगी। यानी पहले आपको कैश आपने जनरेट किया था बाय इशूइंग बॉन्ड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस से बॉन्ड होल्डर को वो कैश दे रहे हैं और बॉन्ड्स हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। सो सिंपली बॉन्ड्स पेबल की जो भी लाइबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, आपकी डेबिट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स अब मैच्योर हो रहे हैं, यानी बॉन्ड की जो लाइबिलिटी थी अब वो आपकी खत्म होने वाली है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं और अब आप उसके अगेंस्ट बॉन्ड होल्डर को जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट था या फेस वैल्यू थी, आप वो बॉन्ड होल्डर को वापस कर रहे हैं। सो जब आप बॉन्ड होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट या उसकी फेस वैल्यू वापस कर रहे हैं, वापस किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, जो पहले लाइबिलिटी रेज हुई थी। जैसे ही आप उस लाइबिलिटी को पे कर देंगे, पे बैक आप कर देंगे, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। तो ये 4 यूनिट्स हैं हमारे जो होते हैं बॉन्ड पेबल की लाइफ में। कभी कभार ये जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया था कि बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हैं, सो जो कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है वो अंडर राइटर को सेल कर रही है एट अ फेस वैल्यू। कभी कभार बॉन्ड्स आपके डिस्काउंट पे भी हम इशू करते हैं, कभी कभी प्रीमियम पे भी इशू करते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये है कि फेस वैल्यू से कम पे उसको कम वैल्यू पे इशू करना, एंड प्रीमियम का मतलब है उससे ज्यादा पे इशू करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज ₹1000 एंड यू आर इशूइंग द बॉन्ड एट अ प्राइस ऑफ 97, सो 97 का मतलब ये है कि आप उसको उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं। 97% ऑफ 1000 अगर हम निकालें, द अमाउंट विल बी 970। सो इट मीन्स कि अगर आप 970 पे इशू कर रहे हैं, 1000 इज द फेस वैल्यू, यू आर इशूइंग लेस देन द 1000, इट मीन्स आपने डिस्काउंट पे इसको इशू किया है। सिमिलरली अगर हमने एक बॉन्ड को इशू किया है एट अ प्राइस ऑफ 107, so 107% of 1000 will be 1070. It means 1000 से हमने ज्यादा पे इसको सेल किया है, so we have sold the bond at a premium. जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा पे सेल करेंगे, that is known as bond sold at premium, and जब भी आप फेस वैल्यू से कम पे सेल करेंगे, it will be known as bond sold at discount.